नमस्ते फ्रेंड्स, मैं फिर आज अपने YouTube चैनल में आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। दोस्तों, बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रहा है। आज हम बहुत कम टाइम लेंगे क्योंकि आज हमें बिहार के गौरवशाली इतिहास मगध साम्राज्य के बारे में जानना है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे बिहार की गौरवशाली साम्राज्य मगध साम्राज्य, जिसको वर्तमान में आधुनिक बिहार के नाम से जानते हैं। मगध 2500 वर्षों से एक राजधानी के रूप में स्थित रहा है, जिसको हम गंगा के किनारे बसे सुंदर नगरी पाटलिपुत्र के भी कहते हैं। ठीक, कहा जाता है कि रामायण काल में वही जन्मी थी माता सीता, और वाल्मीकि जिन्होंने राम के चरित्र पर रामायण की रचना की है, उनका भी जन्म वही हुआ था। वही जन्मे थे लव कुश, और लव कुश का भी जन्म वही हुआ था। कहा जाता है कि महाभारत काल में राजा जरासंध के भी जन्म वही हुआ था। वही राजा जरासंध जिसको एक इतना शक्तिशाली बल था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी रण छोड़ के भागना पड़ा था। आज हम उसी मगध पे हम चर्चा करेंगे। मगध ने ही दुनिया के पहला सम्राट दिया। मगध ने ही दुनिया को पहला गणतंत्र दिया। लीची वंश के लोगों ने दुनिया को पहला गणतंत्र दिया। गणतंत्र जो वंशानुगत नहीं, लोकतांत्रिक रूप से शासन चलाया जाता है। वो धरती है भगवान महावीर की, वो धरती है बुद्ध की, वो धरती है चाणक्य की, वो धरती है आर्यभट्ट की, वो धरती है कालिदास की, वो भूमि है बिहार की। आज हम बिहार के पर बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रखेंगे, और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी बातों को आप हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचाइए। आज हम मगध पे विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आज से 2500 वर्ष पहले वहाँ एक राजा था जिसका नाम था अजातशत्रु। वो जितना वीर था उतना ही वो क्रूर भी था। कहा जाता है कि वो अपने सत्ता के लिए अपने पिता बिंबिसार को भी बंदी बना लिया था, और अंत में बिंबिसार को उन्होंने हत्या भी कर दिया। अजातशत्रु ने अपने क्रूरता और वीरता के बल पर आसपास के शांति प्रिय राज्य पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया और अपने राज्य को विस्तार किया। जिस प्रकार से मगध का विस्तार उस समय होता है, मगध के विस्तार के होते होते साथ साथ में अजातशत्रु के दुश्मन शत्रु भी तेजी से बढ़ने लगे। राजा एक दिन अपने सेनापति से कहा कि एक ऐसी राजधानी खोजो जहां पे मैं सुरक्षित और मगध को सुरक्षित रख सकूं। हालांकि जो मगध का पहला राजधानी बनता है, जो मगध का पहला राजधानी वो राजगृह था, जो आधुनिक राजगीर के नाम से जाना जाता है। मगध एक समृद्ध शक्तिशाली साम्राज्य था। दुनिया में सर्वप्रथम राजनीति और साम्राज्य का उदय मगध से हुआ। आज भारत में भी जिस राजनीति की बात करते हैं, जिस कूटनीति पे चलते हैं, वो मगध से ही हुआ। मगध एक समृद्ध शक्तिशाली होने के पीछे उसका कारण, क्योंकि जो मगध साम्राज्य गंगा और यमुना के दोआब में बसे हुए, वहाँ के मिट्टी जलोढ़। मगध आर्थिक रूप से भी समृद्धि था, क्योंकि वहाँ के किसान बहुत राजा को 50% के आसपास में कर देते थे, टैक्स देते थे, क्योंकि उनका कृषि भी अच्छा था। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के लोगों ने लोहा का प्रयोग करना आरंभ कर दिया, जिसके कारण उन्होंने शस्त्र बनाना, जो है कुल्हाड़ी बनाना, जंगलों के कटना आरंभ कर दिए, जिससे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ। और कृषि क्षेत्र के विस्तार के बाद उन लोगों ने एक समृद्धि की ओर गए। एक तरफ
मगध की विस्तार अजातशत्रु के द्वारा धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य पर वो करते जा रहे थे, क्योंकि हम जब भी मगध की बात करते हैं उस समय जो संपूर्ण भारत था 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, और 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य था वो था मगध। मगध ने धीरे धीरे करके एक एक करके कई राज्यों को मिला लिया। अजातशत्रु के बाद फिर उनका पुत्र उदयन ने सत्य को संभाला, लेकिन अजातशत्रु के द्वारा बनाए गए साम्राज्य को उदयन ने और विस्तार किया, और उदयन के ही शासनकाल में उदयन ने अपने सेनापति से कहा कि एक ऐसी राजधानी ढूंढो जहां वो आक्रमणकारी से हम बच सके और सुरक्षित रह सके। उसकी सेनापति ने पूरे मगध में एक नई राजधानी को ढूंढना प्रारंभ किया, और तब जाके उसकी सेनापति ने एक गंगा के किनारे बसे पाटली ग्राम को एक राजधानी के रूप में चिन्हित किया, और राजा ने उसे पाटली ग्राम को एक राजधानी के रूप में उसका विकास करना आरंभ किया। कहा जाता है कि पाटली ग्राम के पौराणिक कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है कि जब भगवान शिव पार्वती को जब वो लेके आ रहे थे तो पार्वती जी का जो पैर का जो पट्टा होता है वो वहाँ पे गिरा, जो पटन देवी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और बाद में इसी पटन देवी की पुजारी से जो पुत्र हुआ उसी के नाम पाटलिपुत्र रखा गया, और बाद में इसका जो है पाटली ग्राम रखा गया। और उदयन के काल से यह एक मगध के विशाल नगर के रूप में और राजधानी के रूप में विकसित हुआ। कहा जाता है कि उन्हीं पटना शाही में गुरु जो है सिख धर्म के गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म वही हुआ है। एक गौरवशाली इतिहास उस बिहार के रहा है। जब मगध का विस्तार जब होना आरंभ हुआ, फिर उसके बाद जो है शिशुनाग वंश के बाद वहाँ पे नंद वंश है। नंद वंश में कहा जाता है कि महापद्मानंद ने शिशुनाग वंश के समाप्त करके वहाँ पे नंद वंश की स्थापना की, और महापद्मानंद को जो है परशुराम के अवतार ही माना जाता है, क्योंकि मगध में जो पहला जो शूद्र राजा होते हैं वो परशुराम, वो जो शूद्र राजा होते हैं वो महापद्मानंद होते हैं। महापद्मानंद के पुत्र घनानंद ने नंद वंश के अंतिम शासक रहे, और घनानंद के ही शासनकाल में भारत में विश्व विजेता सिकंदर के आक्रमण होता है। जिस समय सिकंदर के आक्रमण हुआ उस समय आचार्य चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय के एक महान आचार्य के रूप में वो कार्य कर रहे थे। जैसे ही चाणक्य को ये पता चला कि सिकंदर ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए, भारत को भी जीतने के लिए वो भारत की ओर चला है, चाणक्य ने उस समय मगध साम्राज्य सहित भारत की सभी सम्राटों से, सभी राजाओं से एक ही कहा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए इस वक्त भारत एक संकट में है, और इस वक्त भारत पे सिकंदर का आक्रमण होने वाला है। लेकिन मगध ने चाणक्य को अपमान कर दिया, और चाणक्य ने एक शपथ लिया, और शपथ लेने के बाद चंद्रगुप्त को एक गरीब बालक, एक गुलाम बालक, एक जिसका उसका कोई नहीं था, उसे लेकर के अपने विद्यालय तक्षशिला ले गया, और उसे पढ़ा करके सिकंदर उसे शस्त्र के ट्रेनिंग दे करके एक महायोद्धा बना करके सिकंदर के साथ जो है सामने उसके सिकंदर के मुकाबला लायक बनाया। और कहा जाता है कि चंद्रगुप्त और चाणक्य की इस कूटनीति और इस वीरता से सिकंदर को भी भागना पड़ा, और अंत में सिकंदर जो है वो तक्षशिला से ही उसे लौटना पड़ा। सिकंदर के जाने के बाद कहा जाता है कि चाणक्य ने जो है चंद्रगुप्त को
चंद्रगुप्त से मगध पे आक्रमण करवाया और मगध में एक नई वंश की स्थापना हुआ जिसका नाम था मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो पहला राजा हुए वो चंद्रगुप्त मौर्य हुए। 321 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था और चंद्रगुप्त ने धीरे धीरे अपने साम्राज्य के विस्तार को जारी रखा। चाणक्य मगध के मौर्य वंश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में अपने पद को संभाले और चंद्रगुप्त चाणक्य ने, कहा जाता है कि चाणक्य ने पूरे भारतवर्ष को, भारतीय उपमहाद्वीप पर मौर्यों का शासन का विस्तार हुआ। कई इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि मौर्य का जो साम्राज्य है वो भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक भी गया। हालांकि हमें मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए, जैसे में और मगध के संपूर्ण इतिहास को जानने के लिए, जैसे हमें इस समय के ब्राह्मण ग्रंथ से भी हमें मौर्य और मगध के एक अच्छे इतिहास मिलता है। फिर बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, लौकिक साहित्य, इन तमाम से हमें एक मगध का गौरवशाली इतिहास हमें मिलता है। कहा जाता है कि चाणक्य के भी समय में, चाणक्य और चंद्रगुप्त के भी समय में मगध में एक अच्छे शासन व्यवस्था रहा और पूरे भारत को बांध के रखा। सिकंदर के जाने के बाद उसके मित्र सेल्यूकस ने जो है भारत के उत्तर पश्चिम राज्य पे कुछ समय तक सेल्यूकस को कब्जा रहा। कहा जाता है कि अफगानिस्तान, गंधार, इन सब क्षेत्रों पर सेल्यूकस के कुछ समय तक अस्तित्व में रहा। लेकिन जैसे ही जब चंद्रगुप्त राजा बने और चाणक्य ने, कहा जाता है कि सेल्यूकस और चाणक्य, चंद्रगुप्त के बीच में युद्ध भी हुआ, लेकिन चाणक्य के कूटनीति के माध्यम से सेल्यूकस अपनी पुत्री को विवाह चंद्रगुप्त से करते हैं और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को भेंट देते हैं और इस प्रकार से सेल्यूकस ने चारों राज्य को चंद्रगुप्त के सौंप के वो चले गए। कहा जाता है कि सेल्यूकस के साथ एक उनका राजदूत आया था, जिनका नाम मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य में 14 वर्षों तक रहते हैं और 14 वर्षों तक रहने के बाद उन्होंने मौर्य साम्राज्य के इतिहास को लिखते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य का और जो मौर्य का प्रशासक है उन प्रशासक के बारे में इंडिका बुक से हमें पता चलता है। इंडिका बुक में के माध्यम से तो यही कहा जाता है कि मौर्यों ने 6 लाख सैनिकों के सिपाहियों से पूरे भारत को उन्होंने रौंद डाला उस समय। फिर उसके बाद हमें मौर्य वंश के इतिहास को जानने के लिए हमें चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी अच्छा जानकारी मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्य का जो प्रशासन था, 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 9,000 हाथी। 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 9,000 हाथी, इतना विशाल सेना के साथ मौर्य ने पूरे उपमहाद्वीप पे एक शासन किए। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है जब मौर्य वंश के सत्ता बिंदुसार के हाथ में आया, हालांकि बिंदुसार उनका ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा, लेकिन बिंदुसार ने चंद्रगुप्त द्वारा बनाए गए साम्राज्य को बनाए रखा। कहा जाता है कि अजातशत्रु के ही समय में भगवान बुद्ध की शिक्षा भी मगध पे प्रभावशाली डाल रही थी। एक तरफ महावीर की भी शिक्षा जो है पूरे मगध में एक प्रभाव डाल रही थी, लोगों को अंधकार से निकाल रहे थे। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के शिक्षाओं ने राजा बिंदुसार और अजातशत्रु पर भी प्रभाव डाला था। हालांकि बिंदुसार जो है भगवान बुद्ध के एक मित्र भी रह चुके थे। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने ही जो है अजातशत्रु के ही शासनकाल में बौद्ध का प्रथम
जो है सम्मेलन संगीति भी बुलाई गई थी। और इसी समय जैन धर्म का भी भगवान महावीर का भी प्रभाव था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस समय सामाजिक सुधार भी बहुत तेजी से चल रहा था। भगवान बुद्ध ने भी लोगों को मेहनत करने, कृषि, इन सब पे तमाम बल दे रहे थे, जिसके कारण जिसका परिणाम यह हुआ कि आने वाला ही कुछ समयों में, आने वाला कुछ वर्षों में मगध में एक नई बदलाव हुआ, एक नई राजनीति का उदय हुआ। और यही देखते हैं कि चाणक्य को तो कुछ बुकों में कुछ इतिहासकार ने उनको जो है विष्णुगुप्त से परिचित किया है। कुछ इतिहासकारों ने उनको तो जो है कौटिल्य के भी नाम से पुकारा है। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त वो एक ही व्यक्ति थे। ठीक है, और इन्होंने एक अर्थशास्त्र की बुक की रचना किया, जो अर्थ, नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन इसका संबंध राजनीति व्यवस्था से है। जो राजनीति व्यवस्था आप समझते हैं, यानी चाणक्य ने भी राज्य को चलाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जब बताया कि उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने बताया वो था कि राज्य को मजबूत और चलाने के लिए इको यानी अर्थव्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होता है। चाणक्य की रणनीति के सामने दुनिया के विश्व विजेता सिकंदर को भी मात खाना पड़ा और उसे वापस लौटना पड़ा। कहा जाता है कि चाणक्य अपने नीति के लेकर के, कौटिल्य अपने रणनीति के लेकर के बहुत स्ट्रॉन्ग थे। उनका हर एक रणनीति एक बहुत कामयाब, एक योजनाबद्ध होता था। चाणक्य ही अपनी नीति के कारण इतना बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य मगध में को विनाश कर दी और मगध को नष्ट करके, नंद वंश को नष्ट करके वहां पे मौर्य वंश साम्राज्य की भी स्थापना किया। यानी एक टीचर ने भी अगर इस प्रकार के चाहे तो एक पाप की साम्राज्य को, अधर्मी को वो उखाड़ सकता है। चाणक्य ने ये संदेश पूरे विश्व को दिया। और जब मौर्य वंश में जब अशोक के शासन काल आता है तो अशोक के कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या करके मगध के गद्दी पर बैठा। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि 272 ईसा पूर्व में मगध के सम्राट पे मौर्य वंश में अशोक शपथ लिए, एक राजा बने। तो कुछ इतिहासकार कहते हैं कि 269 ईसा पूर्व में अशोक मौर्य वंश या मगध के सम्राट बने। जो भी हो, जैसे ही अशोक ने जब राजा बने तो अशोक भी पहले जितना वीर थे उतना ही क्रूर थे। अशोक ने भी अपने एक शपथ लिए थे कि एक अखंड भारत का निर्माण और एक अखंड भारत पर शासन करने के लिए भी अशोक का एक बहुत बड़ा संकल्प था। उसी समय मगध और जो कलिंग, इन दोनों के बीच में दूरियां थी। कलिंग जो था वो मगध में मिलना नहीं चाहता था। 261 ईसा पूर्व में कलिंग के युद्ध हुआ और कलिंग में बहुत जान-माल के बहुत भयानक नुकसान हुआ। लगभग 2 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख को बंदी बना लिया गया और अंत में अशोक ने कलिंग को भी मगध में मिला दिया। अशोक के अपनी राजा के समय वो पहला युद्ध था और अपने उसके जीवन का भी वो अंतिम युद्ध रहा। कहा जाता है कि इसके बाद अशोक ने शस्त्र को डाल दिया और एक महान राजा की उपाधि धारण किया, एक अहिंसावादी बन गया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना करके एक महान, एक शांति प्रिय राजा बन करके और पूरे मगध में एक कुशलता, एक साम्राज्य के इस प्रकार से वहां पे पूरे एक विस्तार हुआ। अशोक के मरने के बाद फिर मगध कुछ समय तक अस्तित्व से खोया। फिर जो है कुछ विदेशी आक्रांताएं हुई, जिसके कारण हुआ कि मगध की जो केंद्रीय नेतृत्व था वो कमजोर पड़ गया। लेकिन फिर गुप्तों के समय में आने के बाद उसका फिर से मगध का विस्तार आरंभ हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फिर मगध ने अपना खोए हुए गौरवशाली को वापस लाया और फिर से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया।
चंद्रगुप्त के द्वितीय के ही नेतृत्व में हे उन्हीं के शासन काल में जो है आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ जिन्होंने जीरो का आविष्कार किए, कालिदास जैसे महान कवि जिनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, इन सब चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय में मगध में थे। उसी समय भारत ने दुनिया को साइंस के भी क्षेत्र में, आध्यात्मिक, धार्मिक, इन तमाम क्षेत्र में दुनिया को एक नई समय पर भारत ही नहीं पूरा विश्व को मार्गदर्शक करने में मगध का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। कुछ समय तक मगध ने मध्यकालीन में आने के बाद कुछ समय तक अपने खोया। कहा जाता है कि जब बंगाल में जब पाल वंश की शासन होता है तो कुछ समय तक जो मगध होते हैं वो बंगाल के अस्तित्व में चला जाता है। और तब देखते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय का विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण पाल वंश के ही शासनकाल में बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। ठीक है। और गुप्त वंश के ही काल में कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया, स्थापना किया गया, जो बौद्ध धर्म के लेकर के बहुत संपन्न था। इसी समय जो है चीनी यात्री हेमंत सांग, इत्सिक, फाहियान, इन तीनों जो है भारत की यात्रा करते हैं और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भारत का, क्योंकि जेएनयू विश्वविद्यालय से कई हजार वर्षों का इतिहास नालंदा विश्वविद्यालय का है। नालंदा विश्वविद्यालय में चीन, म्यांमार, भूटान, नेपाल, बर्मा, जापान, थाईलैंड, इन तमाम देश, श्रीलंका, इन तमाम देशों से छात्र आकर के अध्ययन करते थे। इस समय कई यात्री आने के बाद में भारत को एक अच्छे कुशलता के रूप में बताते हैं। कुछ चीनी यात्री जब आते हैं तो मध्य प्रदेश को, इन सब क्षेत्र को भी एक संपन्न के रूप में बताते हैं। हालांकि मध्यकालीन भारत में खिलजियों के द्वारा 12वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया गया। बख्तियार खिलजियों के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय पर हमला किया गया, उनको उस विश्वविद्यालय के जलाया गया। दुनिया के सबसे बड़ा लाइब्रेरी नालंदा विश्वविद्यालय में जलाने का प्रयास किया गया, यहाँ के इतिहास को खत्म करने का प्रयास किया गया। लेकिन फिर से कुछ समय बाद फिर एक मगध जो है फिर से अस्तित्व में है। और तो और देखते हैं कि जब हम अंग्रेजी शासन काल में आते हैं तो फिर जो है, हालांकि वो मगध जो है एक अंग्रेजों को ही एक व्यापारिक रूप से पाटलिपुत्र जैसे नगर एक केंद्र के रूप में विकसित रहा। फिर हम आज़ादी के भी काल में जब देखते हैं तो वहीं से वीर कुंवर सिंह ने 1857 के क्रांति में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था। 1857 के क्रांति में भाग लिए थे और लड़ते लड़ते वीरता पूर्वक उन्होंने अपने जान की आहुति दे दी। इस प्रकार से जिस गांधी को भी, जिस महात्मा गांधी को हम जानते हैं, उस महात्मा गांधी का भी जन्म जो है बिहार में ही दिया है। ठीक है। बिहार एक आंदोलन की भूमि रहा है। बिहार में हमेशा से बुराइयों और इन सब के खिलाफ, विदेशी हुकूमतों के खिलाफ समय समय पर एक आवाज उठता रहा। आज़ादी के बाद भी हमने देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार से ही दी। उस समय जो है बिहार में दो बड़े बड़े राजनीतिज्ञ थे। एक तरफ श्री कृष्ण सिंह तो दूसरी तरफ अनुग्रह नारायण सिंह रहे। भारत के गौरवशाली इतिहास में मगध साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहा और समय समय पर मगध ने भारत को एक मार्गदर्शक करते आया है। हमें पता है कि मित्रों, आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप वीडियो को देखिए और कमेंट कीजिए अगर हमसे कुछ कमियां रह गया है तो, अगर बिहार से जो चीज़ रह गया है हम इसे अगले वीडियो में आपको सामने बिहार के जो भी कुछ बचा है उस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज
हम प्रयास करेंगे और हम सब 15 करोड़ बिहार वासियों को हमें यह प्रयास करना है कि फिर से खोए हुए गौरवशाली इतिहास को, फिर से अपने खोए हुए गौरवशाली मगध को वापस लाए। और हमें विश्वास है कि बिहार एक ऐसे राज्य रहा है जो सदियों से आत्मनिर्भर रहा है। वहाँ की इको व्यवस्था सिस्टम से लेकर के कलाकृति, एक वीर भूमि के रूप में हमने अपना योगदान भारत ही नहीं पूरे विश्व में दिए हैं। और हमें विश्वास है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब वो दिन दूर नहीं है कि फिर से बिहार के गौरवशाली फिर से वापस आएगी और फिर से हम दुनिया को बताएंगे कि मगध है। और फिर से हम एक भारत को विश्व गुरु बनाने में बिहार का एक सबसे बड़ा योगदान होगा। एक देश, एक कानून, एक प्रधान, एक विधान, एक राष्ट्र, एक गान, एक तमाम व्यवस्थाओं में बिहार ने हमेशा से अपना योगदान दिया है। देश के राष्ट्रीयता, एकता और अखंडता में बिहार ने अपना आहुति दिया है। वर्तमान में ही गलवान घाटी में हुए झड़प में भी बिहार के नौजवानों ने, बिहार के वीर सपूतों ने, बिहार के हमारे सेनाओं, बिहार रेजिमेंट ने चाइनीज को भी एक यह संदेश दे दिया है कि ये भारत है, 2020 के भारत है। तो हमने हमेशा से अपने देश के गौरवशाली बनाने में, एकता अखंडता बनाने में हमने हमेशा से अपना योगदान दिए हैं। आज से हम आज भी देंगे और भविष्य में हम हमेशा एक अखंडता के रूप में, एक दीवार की तरह, एक भारत के साथ एक मजबूत आध्यात्मिक, भौतिक और हम एक शक्ति के रूप में अपने देश के साथ मिल करके हम अपने देश को विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।